रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं जी। जिस सूबे में अपनी हुकूमत है वहीं अवामी मुहिम भी चलाई जा रही है। एक तरफ बाकी हुकूमत जबकि दूसरी तरफ अपने पुराने इत्तेहादियों यानी पीडीएम को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। आज कश्मीर के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम को एक बार फिर से शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था जी कि पीडीएम वाले कंफ्यूज हैं, अपोजिशन में अगर कंफ्यूजन होगी तो अवाम भी कंफ्यूज होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पीडीएम पीपल्स पार्टी के मशवरे पर चल रही थी तो उसे कामयाबियां मिल रही थी। अब भी अगर अपोजिशन संजीदा है तो पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तंज करते हुए कहा कि अगर पीडीएम की नीयत साफ है तो इस्तीफे दें और फिर लॉन्ग मार्च करें। नीयत साफ हो तो कामयाबी मिलेगी। हम पीडीएम के लिए दुआ गो हैं। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान के अवाम पहचान जाएंगे कि पीडीएम जो है वो उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पीडीएम वालों ने हमारा भी वक्त ज़ाया किया था। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान पहले भी किया था मगर ऐन वक्त पर कहा गया कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। उम्मीद है कि अब पीडीएम वाले पहले इस्तीफे देंगे और फिर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। एक तरफ अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर सियासी बाउंसर्स कर रही हैं तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुस्तकबिल के बयानियां और फैसलों से मुतालिक इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। इसका वाज़ेह सबूत यह है जी कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से उनके जो सदर हैं उनकी जानिब से कौमी हुकूमत बनाने का अंदिया दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत के क़याम में है। आइंदा शफाफ इंतखाबात में हमें मौका मिला तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत नहीं, पहले मुल्क को आइन के मुताबिक चला लें, फिर कौमी हो या कोई और हो हुकूमत उसका सोचा जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के अंदर भी अगर इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे तो मजमूई तौर पर अपोजिशन जमातों के दरमियान लाएहमल पर इत्तफाक कैसे मुमकिन हो पाएगा। इसी तरह चलता रहा तो हुकूमत को टफ टाइम दिया कैसे जा सकेगा। सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि क्या पीडीएम इस्लामाबाद मार्च जिसका गुज़श्ता रोज़ ऐलान भी किया गया इससे पहले इस्तीफे देगी। क्या उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपी की ऑफर का जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ दोबारा से गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर इस हवाले से कोई तशवीश पाई जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। निहाल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तंजन कहा है कि उम्मीद है कि पीडीएम जो है वो इस्लामाबाद मार्च से पहले इस्तीफे देगी और फिर जो है अब वो मार्च किया जाएगा। तो सवाल तो बड़ा जेन्युइन है उनका, लाएहमल होगा क्या? क्या मार्च से पहले इस्तीफे देने जा रहे हैं? निहाल साहब आवाज़ आ रही है आपको? निहाल साहब को शायद हमारी आवाज़ जो है अब वो नहीं पहुंच रही है। जब भी पीडीएम के हवाले से बात होती है जी तो कहा जाता है कि, और नून लीग से भी हम अक्सर ये सवाल पूछते रहे हैं कि क्या कोई जो है चांसेस बाकी हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई सुलह सफाई हो सकती है या पीपल्स पार्टी दोबारा से पीडीएम को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन अभी हालात जिस तरफ जा रहे हैं या तुंदो तेज़ बयानात का जो सिलसिला जारी है, अब तो तंज भी बीच में आ गया है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तंजन ये कहा है कि जो है वो पहले जो है वो इस्तीफे दिए जाए और फिर पीडीएम जो है वो उम्मीद करते हैं कि पीडीएम मार्च के लिए जाएगी। निहाल हाशमी साहब आप साथ हैं हमारे, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी। अच्छा निहाल हाशमी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तंजन कहा है कि उम्मीद करते हैं कि पीडीएम इस्लामाबाद मार्च से पहले इस्तीफे देगी और फिर जो है वो मार्च करेगी। तो सवाल तो बड़ा जेन्युइन है उनका, क्या लाएहमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पैकेज बिलावल भुट्टो साहब को मिला हुआ है उसमें इसी तरह की गुफ्तगू की हमें उम्मीद है उनसे। अगर वो जमहूरी अंदाज में बात करना चाहें तो वो सबसे पहले अपने सिंध असेंबली के जो उनके मेंबरान हैं उनसे इस्तीफा ले लें और फिर हमें लगेगा कि हाँ एक बड़े वाइब्रेंट तरीके से वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। तो उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी है और फिर अपने एमएनए से अगर आप नहीं, लेकिन निहाल हाशमी साहब प्रॉब्लम ये है कि मार्च का ऐलान उन्होंने नहीं किया ना, आपने किया है। और पहले जब मार्च होने जा रहा था तो आप लोगों ने इस्तीफों की शर्त रख दी थी, तो इसी वजह से तो पीपल्स पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए। तो अब जबकि आप मार्च करने जा रहे हैं तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अब लाएहमल है क्या इस्तीफे देकर मार्च किया जाएगा या ऐसे ही मार्च किया जाएगा? मार्च के ऐलान हम कर रहे हैं और हमारी जो स्पोक्स पर्सन वो बिलावल भुट्टो साहब बने हुए हैं, ये हमारी पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी
हाँ। कि उन्होंने मार्च से पहले इस्तीफा देना, मार्च से हम अपनी जो तरीकेकार है, अपना जो लाएअमल है, उसका हमने इख्तियार नहीं दिया है बिलावल साहब। नहीं ठीक है, इख्तियार उनके पास ठीक है, नहीं है उनके पास इख्तियार। हाशमी साहब, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि ये कहीं किसी लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही है ये चीज के इस्तीफे देने हैं, किसी पॉइंट के ऊपर आकर इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं? जी, हमने सारे ऑप्शंस को अपने मद्देनजर रखा हुआ है। अच्छा। मगर हमें फिर देखना पड़ेगा कि जिस तरह से काली भेड़िए होते हैं ना हर जगह पे, इस तरह से पीडीएम में भी पीपल्स पार्टी ने वो किरदार अदा किया और एक अच्छे पैकेज के साथ वो निकल गई हमारे दरमियान से, जब वो सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का। तो हमें देखना पड़ता है और देखभाल करके बड़े लाएमल को, एक पार्टी का मसला नहीं है, ये 8 जमातें हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, अशक जही साहब और सारे ओवैस नूरानी साहब, सबने मिल के ये फैसले करने हैं। और जो भी फैसला करेंगे वो बड़ी ठीक होगी, देरपा होगी, कौम के मुफाद में होगी। हमने कोई हुकूमत नहीं बचाना है, हमने अपनी सूबाई हुकूमत की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना है, हमने अपने वो जो इंक्वायरीज है उसको नहीं रुकवाने हैं। तो हम तो आवाम के लिए करेंगे, महंगाई को रुकवाने के लिए करेंगे, बेरोजगारी के खात्मे के लिए करेंगे। आप बिल्कुल स्पोक्स पर्सन नहीं होना चाहिए बिलावल साहब को, ठीक है, ये भी बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन क्या है ना कि वो एक टाइम पे पीडीएम का हिस्सा भी तो रहे हैं ना, तो कोई मशवरा तो वो दे ही सकते हैं। हाशमी साहब, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी और उन्होंने अब भी ये बात कही है, तहरीके अदम एतमाद वाली वो बात। उन्होंने कहा कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ और फिर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो है वो तहरीके अदम एतमाद अगर लाएंगे तो आपकी जरा सीरियसनेस का भी उनको अंदाजा हो जाएगा। तो क्या ये तहरीके अदम एतमाद वाली जो ऑफर है पीपल्स पार्टी की, उसका जवाब दिया जाएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, या क्या ख्याल है आपका इस ऑफर के हवाले से? देखिए, ये ऑफर है ऐसा ही कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पंजाब की हुकूमत को ये ललचाई नजरों से देख रहे हैं। हम जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब के, ये 7 और 10 सीटों के साथ अगर पंजाब में वजीर आला का ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब देखना मना नहीं है, मगर जो इनके हाथ में वो करके दिखाएं। पहले ये मूव करें सेनेट में, चेयरमैन को डिसीट करने के लिए वहां पे लेके आए वो अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो हम समझेंगे कि हाँ इनकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश है। अब ये पैकेज के साथ नहीं कर रहे हैं मामला, अब ये अवामी अंदाज में कर रहे हैं, ये जमहूरी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदाज में कर रहे हैं। तो फिर अगर सेनेट में तब्दीली आ जाएगी तो फिर पंजाब में भी तब्दीली आएगी। अच्छा, यानी वहां से एक मशवरा आता है तो यहाँ से भी एक मशवरा जो है वो जाता है। अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो हाशमी साहब बड़े बरहम नजर आते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, मेरा ख्याल है uनको अब उस तरह से ट्रस्ट नहीं है। तो पीडीएम की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए या मैं नून लीग की ही बात कर लूँ, तो आप लोग कुछ काबिल भरोसा समझते हैं पीपल्स पार्टी को? दोबारा से कभी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, वैसे सियासत में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग समझते हैं कि काबिल भरोसा है पीपल्स पार्टी अभी भी? देखिए, पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी अपने मुफाद के लिए कहीं भी अच्छे पैकेज ले लेती है, ठीक है। जो बेनजीर साहबा ने सीओडी किया था उस पर ये अमल पैरा नहीं हो सके। और ये देखिए, किसी के भी अगर आप मुस्तकबिल को समझना है तो उसके माजी को देखिए, वही एक मशीन है दुनिया में जजमेंट के, वो माजी में क्या रोल अदा करते रहे। पीपल्स पार्टी हर हाल में इख्तिदार में रहना चाहती है, इख्तिदार हासिल करना चाहती है, इख्तिदार से चिमटने का हमें शौक नहीं है पीपल्स पार्टी को। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो इनके अपने अल्ले दलिल्ले हैं या जो इनके एक बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं और बहुत सारे मुफादात हैं, वो हुकूमत में रह के हो सकता है। हुकूमत से बाहर तो आपको जेल और नैब और एफआईए देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग उस चीज के मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे हाशमी साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब भी ना कुछ मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि वकला से मुलाकात करें बजाय इसके कि आप जलसे करते फिर रहे हैं। केसेस बड़े मजबूत हैं, वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या गिरफ्तार होने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, और क्या गिरफ्तारी के बाद कोई मज़ाहमत देखने को मिल सकती है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा गया था कि अब नहीं जेल जाने देंगे शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, जेल जाना जो होता है, एक होता है अगर कोई ऑफेंस करे उसको जेल ले जाए, एक होता है सियासी इंतकाम, रियासती इंतकाम, हुकूमत की इंतकाम। शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने 20 महीने जेल में रखा, एक ढेले का कोई केस, कोई सबूत लेके आए, एक केस चलाए हो, इनका सिर्फ मकसद ये डरे हुए हैं। देखिए, फवाद चौधरी को तो जवाब देना बेकार बनता है क्योंकि वो लोटा लीग के चैंपियन है। कल वो किसी हो सकता है हमारी पार्टी में आने के लिए भी रास्ता हमवार करना चाह रहे हो। उनको तो मुलाकात करना चाहिए सहाफियों से, वो उनसे आज जरा पूछे, वो जवाब दे कि अमेरिकन जो यहाँ पे आए कौन से वीजा के तहत आए, किस मुआहदे के तहत आए, किस पार्लियामेंट ने इनको परमिशन दिया, कौन सी एपीसी ने इनको परमिशन दिया, कब ज्वाइंट पार्लियामेंट हुआ, कब अमेरिका ने आपसे रिक्वेस्ट किया, बताएं ना। आपका काम है लोगों को इन्फॉर्म करना। आप शहबाज शरीफ साहब के गम में दुबले ना हो। शहबाज शरीफ साहब, अगर अल्लाह ने चाहा
तो वो जेल नहीं जाएंगे, और उनके अगर कारकुन चाहेंगे, क्योंकि हमने ये तहैया किया हुआ है कि हम जुल्म नहीं सहना चाहते। जुल्म सहना भी जुर्म है, ये मुनाफत होता है। हम अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ होता है तो 3 साल में निकल आता। मुझे फवाद चौधरी साहब अगर हो जाते हैं अरेस्ट, फिर क्या होगा? देखिए फिर क्या होगा, फिर दमादम मस्कलंदर होगा, और क्या होगा। सही है, ठीक है। निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन की बात तो हमने की, असल अपोजिशन जिसको कहा जाता है हुकूमत की, महंगाई, उसके हवाले से भी बात करनी है हमें, क्योंकि आटा जो है उसकी कीमत आसमान को छू रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत के बकौल उनकी असल अपोजिशन यानी महंगाई एक के बाद एक बाउंसर्स कर रही है। तमाम तरह हुकूमती इक़दामात और दावों के बरक्स महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सूरत हाल यह है कि महंगाई के तूफान ने हर शहरी की नाक में दम कर रखा है। मजदूर, गरीब और सफेद पोश तबकात ही नहीं, मिडिल क्लास भी दांतों में उंगलियां दबाए बैठी है। हर आए रोज महंगाई के नित नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने गरीब, मजदूर और सफेद पोश तबकात के साथ साथ तनख्वाहदार तबके की नाक में भी दम कर रखा है। एक तरफ हुक्मरान तरक्की करती हुई मईशत की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, अवाम की आमदन बढ़ाने का दावा भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली, तेल और गैस ही नहीं बल्कि चीनी, कुकिंग ऑयल और आटे की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत 3 साल अगर इस हुकूमत के देखे जाएं तो इदारा शुमारियात ये बताता है कि 3 साल के दौरान आटे का 20 किलो का जो थैला है वो औसतन 362 रुपए तक जो है वो महंगा हुआ है जी, जबकि घी की कीमतों में 178 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। इसी तरह चीनी औसतन 49 रुपए फी किलो महंगी हुई है। इस वक्त भी मुल्क के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो 110 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सकी हैं। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। महंगाई में इजाफे की वजह बार बार माफिया और कार्टल्स को करार दिया जाता रहा है, मगर हकीकत यह है कि खुद हुकूमत के अपने फैसले महंगाई में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों के बाद अब आटे की कीमत को ब्रेक ही नहीं लग रही है। सिर्फ 3 दिन के अंदर आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 50 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि आटे का यही थैला पिछले 2 महीने के अंदर 90 रुपए महंगा जो है वो हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1150 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस तक पहुंचा हुआ है, जिसके सबब दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ साथ मुतवसत और तनख्वाहदार तबका भी खासा परेशान दिखाई दे रहा है। नान भाइयों की जानिब से भी आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी की कीमत में आज खुद इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से 100 ग्राम वजन की रोटी का सरकारी रेट जो है वो 8 रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नान भाई यही रोटी 10 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीमें जो हैं वो रोटी की कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। बात की जाए हुकूमती कोताही और नाअहली की, तो मार्केट जराये के मुताबिक फ्लो मिल्स को सरकारी कोटे से गंदम फराहम ही नहीं की जा रही। ओपन मार्केट में महंगी गंदम खरीदने के बाइस आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है, जबकि फ्लो मिल्स मालिकान चंद रोज से सरकारी गंदम कोटा का इजरा कराने के लिए सरगर्म हो चुके हैं, और खदशा ये है कि जल्द मामला तय ना पाने की सूरत में आटे की फराहमी भी मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। इसी हमारे से बात करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर आटे की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो क्यों रहा है, वजूहात क्या है इसके पीछे। आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, चेयरमैन फ्लो मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आसिम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिम साहब, आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं और आटा वो चीज़ है जो कि एक गरीब से गरीब आदमी ने भी खाना है अपना पेट भरने के लिए। 3 से 4 दिन में 20 किलो का थैला 50 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। ये इजाफा कहाँ से हो रहा है? फ्लो मिल्स ने खुद कीमतें बढ़ा दी हैं, मार्केट में पहुंच के महंगा हो रहा है। हम इसका सबब जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा। देखिए, इस टाइम पे जो सूरत हाल है ओपन मार्केट में चूंकि गंदम ड्राई हो चुकी है और गंदम जो सी है वो प्राइवेट मार्केट में इस टाइम पे बहुत हाई प्राइसेस पे जा चुकी है। अब नॉर्मली होता है कि जिस टाइम पे गवर्नमेंट एक प्राइस सर्टेन प्राइस पे आटे की प्राइसेस पहुंचती हैं तो रिलीज करती है। ये पहली दफा है कि अभी तक किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई और ना ही कोई आटे की कीमतें सेटल की गई हैं। पिछली दफा चूंकि गंदम की इमदादी कीमत 1400 थी, इस दफा बढ़ाकर उसको 1800 रुपया किया गया। अब उससे 400 रुपये मन का इजाफा हुआ। 20 किलो थैले के पीछे 200 रुपए का इफेक्ट आता है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती तो ये प्राइसेस मुसलसल बढ़ती जाएंगी। जिस तरह आपने अभी कहा कि पिछले 5 दिनों के या अंदर या 3 दिनों में 50 रुपए का इजाफा हुआ, ये इजाफा बढ़ेगा और प्राइसेस जो है आटे की वो मजीद इसलिए बढ़ेंगी कि गंदम की कीमतों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अगर हम 100 किलो की बोरी लें तो ये 5000 से
इस टाइम पे 5400 तक डाक पहुंची है। तो अगर और 5-10 दिन गुजरे तो मैं समझता हूँ आटे का थैला जो इस टाइम पे 1150 रुपए में मिल रहा है ये शायद 1200। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मजीद महंगा हो जाएगा। अच्छा, वजूहात क्या है इसके पीछे, क्यों जो है वो इस तरह की सूरत हाल बनी? क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी? अब हुआ क्या? देखिए, प्लानिंग का नहीं है। गवर्नमेंट के पास वाफर गंदम मौजूद है और इस दफा अच्छी बम्पर क्रॉप हुई है। बाहर से अगर 2-4 लाख टन जो पिछले साल 37 लाख टन मंगवाई गई थी, अगर 3-4 लाख टन भी मंगवाई जाए तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल इशुएंस है उसका इफेक्ट है कि नॉर्मली अगर 2 साल पीछे जाएं तो अगस्त के महीने में गंदम रिलीज कर दी जाती है। ठीक है। इस टाइम पे पर आ गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई पॉलिसी या कोई पता नहीं क्या। यानी इससे तो फिर ये जाहिर होता है ना कि आसिम साहब की हुकूमत खुद महंगाई का सबब बन रही है। आपने कहा कि इशुएंस वाला प्रॉब्लम है, तो क्या सरकारी जिम्मेदार उनको हकाइक का इल्म ही नहीं होता? जो इस तरह के जो फैसले इतने इंपॉर्टेंट उनमें उनको लेने में इतनी ताखीर कर दी जाती? देखिए, मैं इस पे इस तरह समझता हूँ कि क्योंकि जो हकाइक जो आदादोशुमार गवर्नमेंट के पास हैं उसमें वाफिर होना और उसको रिलीज करना ये 2 डिफरेंट फैक्ट्स हैं। आप रिलीज नहीं करेंगे तो आवाम को सस्ता आटा कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट इंटरवीन कब करती है? जिस टाइम पे मार्केट में प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। अब प्राइसेस उस नेच पे पहुंच चुकी हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो फौरी तौर पर इनके अंदर हुकूमत को चाहिए कि वो फिर आप रिलीज करे ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आसिम रजा साहब। आसिम रजा साहब ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता दिया है कि ये सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मजीद ख़राब हो सकती है। और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि शायद जो है वो आटे की जो इशुएंस है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये अवाम को भी आ सकता है। यानी आटा ये ना हो कि खुदा न खास्ता आटा मिलना ही बंद हो जाए। अभी तो कहा जा रहा है कि कीमतें जो है वो मजीद बढ़ेंगी, लेकिन ये सूरत हाल भी आ सकती है कि आटा मिलना जो है वो बंद भी हो सकता है। तो हुकूमत को जो है वो इंटरवीन करने की जरूरत है जल्द अज जल्द। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। मरसूं एनएलई ना देसूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 5 साल तक MBBS के इम्तिहान देने वाले तलबा से एनएलई इम्तिहान लिया गया है। एनएलई इम्तिहान की अनाउंसमेंट के बाद से मुल्क भर के डॉक्टर्स जो हैं वो PMC के मुबैना क़याम और एनएलई इम्तिहान के हवाले से सरापा एहतजाज है जी। 2 रोज़ कबल बैरून मुल्क से तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स का एनएलई इम्तिहान हुआ, जिस पर मकामी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट से एनएलई इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज शुरू किया गया तो पुलिस ने लाठी चार्ज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यंग डॉक्टर्स और पंजाब की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात एनएलई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और बरकत मार्केट इम्तिहानी मरकज़ के बाहर एहतजाज हुआ, जिस पर वहाँ मौजूद पुलिस हरकत में आई और तलबा पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके बायस कई मुजाहिरीन की जो है वो तबीयत भी ख़राब हो गई। PMC की जानिब से मरहलावार एनएलई के खिलाफ जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन और तमाम मेडिकल कॉलेजेस के तलबा की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में बरकत मार्केट में वाक़ई इम्तिहानी मरकज़ के बाहर तलबा के एहतजाज पर मिर्चों का स्प्रे किया गया है। केमिकल स्प्रे के बायस 5 डॉक्टर्स की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इस्लामाबाद में अब इसके बाद धरना दिया जाएगा। बाद अज़ां एहतजाजी डॉक्टर जो हैं वो 2 घंटे के एहतजाज के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। PMC के क़याम के बाद से हर एक्शन पर तलबा कम्युनिटी और दीगर अहम सतहों पर PMC के हर एक्शन पर तनकीद की जा रही है। तकर्रियों और तैनातियों को कानून के मुनाफी करार दिया जा रहा है और इसी मुनासबत से PMC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की मुनाफी करती हुई नजर आती है। 2 आला तरीन ओहदों यानी सदर और नायब सदर पर डॉक्टर अरशद तकी और एडवोकेट अली रजा की तैनाती के अलावा एनएलई के लिए जिस कंपनी को टेंडर अवार्ड किया गया, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती है। डॉक्टर्स की काबिलियत और अहलियत को जांचने के लिए इम्तिहानात की तादाद बढ़ाने की बजाय पहले से लिए जाने वाले इम्तिहानात का मयार बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? डॉक्टर्स के मुताबिक ये नया इम्तिहान सिर्फ डॉक्टर्स पर एक इजाफी बोझ है और PMC के लिए पैसे बनाने का एक जरिया है।
वो हुकूमत जो सेहत और तालीम के शुबे में इंकलाबी पॉलिसीज़ लाने का वादा करती रही, PMC के क़याम और इससे जुड़े तजर्बात में नाकाम क्यों नज़र आ रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये मरसू मरसू NLE ना देसू ये नारा जो है वो लग रहा है, सियासी नारा आज भी डॉक्टर जो है वो लगा रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह लाइक फाइक लोग समझे जाते हैं, MBBS का इम्तिहान हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है, तो ये क्या है NLE, क्यों जो है वो इस पे इतना शोर है, क्यों नहीं देना चाह रहे डॉक्टर्स, और क्या वजह है कि नौबत आज जो हमने मनाजर देखे हैं वहाँ तक आन पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम बात है। देखें, एग्ज़ाम देना मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल इशू नहीं है। अच्छा। हम इतने ज़्यादा इम्तिहानात देते आते हैं कि MBBS के एक साल में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल 200-250 एग्ज़ाम हो जाता है। तो इम्तिहान हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। सिर्फ एक साल में जो कॉलेज टेस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सब स्टेजेस और स्टेजेस और फिर टर्म्स और मिड टर्म्स और सारा कुछ, असल में मसला ये आ रहा है कि हम दो निज़ामों के दरमियान कहीं फंस गए हैं। पाकिस्तान का निज़ाम ऑलरेडी चल रहा था जहाँ पे इम्तिहानात का एक ढेर है। पहले हमने एंट्री टेस्ट दिया, 5 इम्तिहानात दिए, फिर पार्ट 1 देना है FCPS, फिर हमने MDMS के एग्ज़ाम्स देने हैं, फिर हमने पार्ट 2 भी देना है, फिर IMM देना है। ठीक है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपने मेडिकल एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन करनी है तो आप दूसरी दुनिया को तो देख लें, आप USA को देख लें, आप UK को देख लें। नंबर ऑफ़ द एग्ज़ाम्स पाकिस्तान से शायद आधे भी नहीं हैं। अगर वहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ाम लिया जाता है तो वो उसको बराबर कर देते हैं आपके नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम टू पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर MLE US ले रहा है तो फिर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 IMM और फिर इवन वो पार्ट 2 नहीं लेते, FCPS पार्ट 2 नहीं लेते, उनके इम्तिहानों की तादाद इतनी कम है। दूसरी बात, अच्छा अब ये बात कर लेते हैं कि वाई देयर वाज अ नीड ऑफ NLE। ठीक है, NLE आप ले लें, लेकिन ये NLE आपके साथ ही कुछ ममालिक ने इंट्रोड्यूस करवाया। UK में इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में हुआ, इवन US ने भी कुछ चेंजेस की। उन्होंने जो भी चेंजेस करनी होती हैं, किसी ने 3 साल पहले बताया, किसी ने 4 साल पहले बताया, और फिर इस तरीके को स्लोली राइज किया गया। इंडिया में 2019 में दे डिसाइडेड कि उन्होंने एक नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम लेना है। उन्होंने 2019 में ये नोटिफाई किया कि 2021 में हम लेंगे। इवन उन्होंने अब फिर इसको डिले कर दिया, टाइम दिया। अच्छा, UK MLA 2015 में अनाउंस हुआ, 21 में लिया जाएगा, और उसको भी उन्होंने कोविड की वजह से 6 साल यानी। हाँ जी, 6 साल। इसमें होता क्या है कि आपने जो लोग MBBS को 1 साल का कोर्स नहीं है, 5 साल का कोर्स है। कुरिकुलम MBBS का हमेशा ये वो कोर्स है जिसके स्टार्ट ऑफ द डिग्री कुरिकुलम डिफाइंड होता है। हम जिस दिन MBBS में एडमिशन लेते हैं हमें 5 साल के कोर्सेज, सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग बता दी जाती है, नंबर ऑफ़ द एग्ज़ाम्स बता दिए जाते हैं, ट्रेनिंग आवर्स बता दिए जाते हैं, स्टडी आवर्स बता दिए जाते हैं। अब मसला ये है, जो बच्चे इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और उनके साथ तमाम तंजीमें भरपूर हिस्सा ले रही हैं, उनका कहना ये है कि PMDC 2019 तक बल्कि 2020 तक एग्जिस्ट करती थी। ये सारे वो बच्चे हैं जो उस कानून के तहत दाखिले हुए और उस कानून के उधर इन्होंने बांड फिल किए हैं जिसमें नंबर ऑफ द एग्जाम्स और कुरिकुलम और निसाब सारा पिछला था। ठीक हो गया। अब आप एक नया इम्तिहान रातों रात इन्होंने जिस तरह आपको पता है असेंबली में बिल्डोज करके गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर अखलाकी तरीके से 8-10 बिल 8 सेकेंड्स में पास करवाए, फिर इसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उन बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिन्होंने 4 साल पुराने निज़ाम के तहत पढ़ा हुआ है, फिर उन्होंने 4 साल जो है अब उनका 5वां साल है और ये ओवरनाइट उनको कह रहे हैं इम्तिहान दे। फिर अगली बात, मोस्ट ऑफ द टाइम NLE इम्तिहान चूँकि ये बेसिकली एक बैरियर है कि इसको क्रॉस करेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में अगर आप देख लें तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। हमारा UHS ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, पूरे सूबे की एक यूनिवर्सिटी है, एक इम्तिहान होता है, एक पेपर आता है, हम तो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज थे, नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी हमारे बच्चे अगर 1 साल फेल हो जाते हैं तो वो तब तक अगले साल नहीं जा सकते जब तक उसको पास ना कर ले, चाहे उनको 4 साल लग जाए। उनके नंबर ऑफ द ईयर्स ऑलरेडी वेस्ट हुए हुए हैं। जो बच्चा पहले फेल हो चुका है वो उसको कंपनसेट करके आगे आ रहा है। अब अगेन अगर NLE के ऊपर आप फंसा लेंगे तो लोगों को जो पहले बेचारे कुछ फेल हो गए हैं जिनकी ये तो देखे ना, ये तो है ना, आप सारी मेरिट की बातें कर रही हैं, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे पास है वो ये है कि सदर PMC डॉक्टर अरशद तकी और नायब सदर अली रज़ा की तैनाती बगैर किसी इश्तिहार की हुई। हालांकि 2019 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्शन दी कि PMC किसी भी अहम ओहदे की तैनाती बगैर एडवर्टाइजमेंट के नहीं होगी। नहीं, ये अटॉर्नी साहब ने खुद लिख के दिया। बेसिकली ये अटॉर्नी साहब ने इश्तिहार के बगैर अगर इस तरह की अंडरटेकिंग दी अदालत में, उन्होंने अंडरटेकिंग दी अदालत में कि हम ये जब 2019 में आए थे
तो इनका जो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया तो कोर्ट ने ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दिया और इनको उठा के बाहर फेंक दिया। फिर ये जाके तो कानून साजी करवा के आ गया। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि ठीक है हम एक इलेक्टेड बॉडी बाईपास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लाइसेंसिंग बॉडीज़ आर इलेक्टेड बॉडीज़। अच्छा, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग बॉडी अभी वो आपको पता है वाइस चांसलर साहब इलेक्ट हुए हैं, इलेक्टेड बॉडी। ठीक है। लॉयर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्टेड बॉडी। वाहिद इनको सबको पता नहीं कौन सा एहसास कमतरी है कि ये डॉक्टरों के चौधरी बनना चाहते हैं, ये अली रज़ा वकील हो जाएं या कुछ भी। इन्होंने आके हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ को इलेक्टेड लोगों को साइड पे करके सिलेक्टेड लोग लगा दिए। अच्छा, अब हम ये कहते हैं आपने सिलेक्टेड लोग लगाए हैं, इनका हमें कोई मेरिट क्राइटेरिया तो दे दें, हमें बता दें कि हमसे तो आप एनएलई ले रहे हैं, ये कौन सा इम्तिहान पास करके नहीं आ तो रहे हैं? ये फिर किस मुंह से मेरिट लेकर आएंगे जो खुद मेरिट पर नहीं आए? इन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी कि हम एडवर्टीजमेंट देंगे, हम इंटरव्यू करेंगे, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएंगे और फिर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने मेरिट पे लोग लगाए। अच्छा। और जो ऑर्डिनेंस में लोग बिठाए थे वही लोग बिठाए गए विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया। मतलब ये सिलेक्टेड लोग भी वो हैं जिनका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया भी नहीं है। इनको सिलेक्टेड कहना भी हम समझते हैं कि बेजा है, गलत है। ये बेसिकली सिफारशी लोग हैं, ये बेसिकली सियासी लोग हैं। और हम ये समझते हैं जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि कंपनियों को ठेके दे रहे हैं और इतनी बेहंगम तरीके से 11-11 करोड़ की ये पेमेंट्स कर रहे हैं और कोर्ट ने भी इनको रोक दिया है बहुत सारी जगहों पे। और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इनको भी अंदाज़ा है कि ये सस्टेन नहीं करेंगे, इनको अंदाज़ा है कि इनको जाना है। ये हमें भी अंदाज़ा हो गया और इनको भी अब अंदाज़ा है कि जितनी बड़ी रेजिस्टेंस कराची से कश्मीर तक इनके खिलाफ आई है, कल पूरे पाकिस्तान की ओपीडीज़ 11 बजे बंद हुई हैं जब इन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर टॉर्चर किया है। अच्छा। और ये तारीख में नहीं हुआ था। देखें, छोटी मोटी होती रही है किसी एक अस्पताल में। इन्होंने कल उनके ऊपर जो केमिकल स्प्रे किए उनको मारा गया। तो कराची से कश्मीर तक, सखर देख लें, कश्मीर देख लें, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, एवरीवेयर बड़े बड़े एहतजाज हुए, ओपीडीज़ बंद रही और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो एक इवेंचुअली वो भुगतना तो आम आवाम को पड़ता है। ये अभी इनको अंदाजा हो गया। मैं आगे फिर क्या हम ये समझते हैं आगे क्या होगा, क्या हिकमत अमली है, किस तरह? देखें, अभी इन्होंने दे जस्ट कंडक्टेड एग्ज़ाम एट 4 और 5 सेंटर्स, मेरा ख्याल है। सिर्फ इनका जो एग्ज़ाम था दैट वाज फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। मैक्सिमम लोग मेरा ख्याल है कोई 1600-1500 इनरोल हुए। अच्छा। और उनमें से जितनों भी दिया। अभी इन्होंने मेरा ख्याल है 15,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना है। ये कैसे लेंगे? और ये इस दफ़ा चूँकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हमारे ये हैं कि उन बेचारों का पहले एग्ज़ाम होता है, वो उन्होंने देना था। अगला एग्ज़ाम वो है जो ज़बरदस्ती लेंगे। ठीक है। और मैं ये इनको बता दूं, ये हमने ऐलान किया था कि हम एहतजाज करेंगे और हम आगे भी ऐलान कर रहे हैं कि अगली दफ़ा एहतजाज बाहर से नहीं होगा, सेंटर के अंदर बैठे हुए लोग एहतजाज करेंगे। हम ये पुलिस के पीछे भी एहतजाज होगा और पुलिस के आगे भी एहतजाज होगा। बाहर से हम करेंगे इंशाल्लाह और अंदर से जो कैंडिडेट्स ज़बरदस्ती बिठाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर एहतजाज करेंगे। और ये जो ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा लोग हैं, अंदाज़ा इनको हो गया कि इनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे और बहुत जल्द। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें जो है वो आगाह कर रहे थे। डॉक्टर सलमान हसीब साहब, बड़ी क्रिटिकल एक सिचुएशन है जी। डॉक्टर्स भी धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, उधर से अपोजिशन भी तैयार बैठी इस्लामाबाद जाने के लिए। तो हुकूमत के लिए तो बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी सिचुएशन अगर डील नहीं किया गया चीज़ों को सही तरीके से। तो ये ज़रा देखना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई महाजराई उनके खिलाफ होती है तो